हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यूरोपियंस का भारत में आगमन के बारे में। तो 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को मॉडर्न करना शुरू कर दिया था। हम लोग अभी मध्यकाल में ही पड़े हुए थे और उन्होंने बंदूक, हथियार, मशीनरी बनाना सब कुछ सीख लिया था। अब उसके बाद उन्हें चाहिए था अब मार्केट चाहिए था। तो मार्केट की खोज में यूरोपीय इधर उधर घूमते हैं कि कहाँ अपना मार्केट कहाँ है। और मार्केट के साथ साथ उन्हें अब चाहिए था कच्चा माल। तो कच्चा माल के लिए वो अलग अलग देशों पर, जो कि पिछड़े देश थे, उन पर अधिकार करने की यूरोपीय देश कोशिश कर रहे थे। उसी समय वो उनकी नज़र पड़ती है भारत पर भी। तो बात करते हैं यूरोपियन के आगमन के समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में। तो 15वीं सदी के अंत में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू होता है, यानी कि 1498 ईस्वी में। और उस समय भारत में कौन था? तो केंद्रीय मुगल सत्ता मजबूत थी और इन यूरोपीय कंपनियों ने केंद्रीय सत्ता के अधीन अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आरंभ किया था, यानी कि उनके परमिट से ही इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियां भारत में शुरू की। उसके बाद जहां एक और मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है औरंगजेब के बाद, वहीं विदेशी कंपनियों की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। वो अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं। इसमें भारतीय देशी रियासतों की तत्कालीन परिस्थितियों, विशेषकर 18वीं सदी की परिस्थितियों ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यानी कि औरंगजेब के शासन मृत्यु के बाद जो केंद्रीय सत्ता थी, एक पूरे भारत को दक्षिण के कुछ हिस्से छोड़ दो एक साथ समेटे हुए थी, वो अब छोटी छोटी टुकड़ियों में बट रहे थे। राजा स्वयं को स्वतंत्र करना चाह रहे थे और आपस में ही फूट पड़ी हुई थी। तो इन सब का फायदा उठाती हैं यूरोपियन कंपनियां। ठीक है। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जो कि पहले दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट के अधीन हुआ करते थे। और हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी केंद्रीय सत्ता मुगल सम्राट में ही थी, लेकिन औरंगजेब के बाद के शासक इतने कमजोर थे कि वो दिखने में लगते थे हाँ मुगल शासन चल रहा है, लेकिन उनका कंट्रोल था ही नहीं। उदाहरण के तौर पर बंगाल, अवध, मराठा, राजपूत जैसे शासकों ने स्वयं को केंद्रीय सत्ता के वास्तविक नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। और मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर देश की राजनीतिक एकता जो बनी हुई थी वो समाप्त हो गई और विभिन्न प्रांतों के जो सूबेदार थे उन्होंने केंद्रीय सत्ता से स्वयं को मुक्त होकर स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर ली। और केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर होती है तो विभिन्न राज्यों के सूबेदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और इससे आपस में भी उनके, क्योंकि जब छोटे छोटे बन गए तो अब सबको साम्राज्य विस्तार करना है, तो आपस में उनकी राजनीतिक लड़ाइयाँ होने लगीं और युद्ध भी छोटे छोटे होने लगे। इस प्रकार 18वीं सदी के मध्य में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में परस्पर संघर्षरत रही। मुगल साम्राज्य के पतन के समय भारत की आर्थिक स्थिति उस समय समृद्ध थी। फलस्वरूप भारत में पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच जैसी व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है मार्केट के लिए। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से ये यूरोपीय कंपनियां पहले भारत आईं, फिर इनका आपस में संघर्ष हुआ जिसमें फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दो प्रतिद्वंदी बनकर उभरे। बाकी सब थोड़े दिन रुकी और अपना बेच बाच के, यानी कि फ्रांसीसियों को और ब्रिटिशर्स को अपना व्यापार बेच बाच के चली गई। कर्नाटक के तीसरे युद्ध यानी कि 1756 से 63 के बीच जो चला, उसमें फ्रांसीसी कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और भारत में फ्रांसीसियों का भी समापन हो गया। अब सिर्फ रह गए थे अंग्रेज। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख एवं शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी के रूप में स्थापित होती है, जिसका भारत के व्यापार पर लगभग एकाधिकार हुआ करता था। चूंकि उस समय भारत में कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी, इसलिए इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कभी एक राजा को सपोर्ट कर दिया, कभी दूसरे को सपोर्ट कर दिया कि तुम्हें क्या करना है, और एक दूसरे को लड़वा के अपना काम निकालना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, वो आगे अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक ही रहा था। जब तक स्टार्टिंग के समय में केवल वो अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, लेकिन मूल उद्देश्य व्यापार ही था। अब बात करते हैं भारत में यूरोपियन के आगमन के क्रमों के बारे में।
जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्रम आ जाता है कि 5-6 दे देंगे, उनका क्रम बताइए, या उनका सन आ जाएगा तो उनको सन का मिलान करने को आपको दे सकते हैं। इसके अलावा पहली बस्ती से भी पूछ लेते हैं कि पहली बस्ती कहाँ बनी थी। और कर्नाटक युद्ध पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें लासा पेल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय भारत मुगल शासकों के अधीन था, उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, अर्थात भारत जब अपने मध्यकाल में था तब यूरोप अपने आधुनिक काल में पहुंच चुका था। इसी क्रम में यूरोपियन द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें भी की जाने लगी ताकि अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर किया जा सके। इसी क्रम में यूरोपीय देशों के द्वारा भारत के जलीय मार्ग के माध्यम से खोज के प्रयास प्रारंभ किए गए। उसके कुछ कारण थे, कारण आपको समझ में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों के मध्य स्थलीय मार्गों से व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, किंतु 14वीं और 15वीं सदी में इन स्थलीय मार्गों में बाधाएं उत्पन्न हो गई। बाधाएं का मतलब हो गया अन्य शासकों का शासन हो गया और वो रूट सुरक्षित नहीं हुए, वहां लूटपाट खतरा जैसी समस्याएं भी रहीं, जिस कारण यूरोपियों के द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नए जल मार्गों की खोज करने पर मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए देखते हैं यूरोपीय देशों द्वारा नए जल मार्गों की खोज क्यों की गई। तो कुस्तुनतुनिया यानी कि टर्की पर अरबों का अधिकार हो गया, यानी कि पहले जो कुस्तुनतुनिया थे, जिसको आधुनिक इस्तांबुल यानी कि टर्की, यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत हिस्सा आता था, लेकिन 1453 में मध्य एशिया के अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना कर लिया अधिकार। तो देखिए, तब अरब व्यापारी भारत पर कब्जा किए हुए थे और यूरोपियन भी भारत से व्यापार करना चाह रहे थे, यानी कि मूल लड़ाई पहले अरब और यूरोपियन में होती है, फिर यूरोपियन की आपस में होती है, फिर एंड में बचते हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, और एंड में बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह जाती है। तो ये टर्की यहाँ से देखिए, ये आपको इंडिया दिख रहा है, तो इस रूट से आते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अरबों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो इस रूट को हो गया ब्लॉक। और या तो यहाँ पर टैक्स दे के जाओ, या उनकी अरबों की अनुमति के हिसाब से व्यापार करो। ये यूरोपियन हिस्सा दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने नए मार्गों की खोज कर ली। ये घूम के जाएंगे और समुद्र के रास्ते जाएंगे एकदम मस्त होके। क्यों, मजा आ गया, बोले ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस कारण पूर्वी एशिया और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार का स्थलीय मार्ग हो गया ब्लॉक। उल्लेखनीय है कि कुस्तुनतुनिया भूमध्य सागर के निकट जो रोम सागर था, काला सागर यानी ब्लैक सी के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग हुआ करता था। साथ ही यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। अर्थात कुस्तुनतुनिया का आधा हिस्सा यूरोप का, जबकि शेष आधा हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित हुआ करता था। अब यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजें की जाने लगी, तो उससे क्या हुआ, देखिए, व्यापार के स्थलीय मार्ग में अवरोध हो गया, तो पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देशों विशेषकर पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा नई भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि व्यापार को फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके। और उस समय पुर्तगाल का शासक था हेनरी, जो कि एक बढ़िया खोजी प्रवृत्ति के इंसान थे, यानी कि उसको इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। हेनरी पुर्तगाल का शासक, ठीक है। इसके द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया और दिशा सूचक यंत्र के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ नक्षत्रों की गणना करने वाली सूचियों का भी निर्माण कराया गया। इसी कारण हेनरी द नेविगेटर नाम से उन्हें पहचाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इन दिशा सूचक यंत्रों की सहायता से यूरोपीय व्यापारी समुद्री मार्ग से माध्यम से विदेशी व्यापार को प्रेरित होते हैं। साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर दी कि जाइए, कोई बात नहीं, घूमिए, ढूंढिए और व्यापार करिए। उसी प्रकार 1492 में स्पेन के कोलंबस के द्वारा, स्पेन के मतलब आप कोई कहेगा कि ये तो पुर्तगाली थे, लेकिन स्पेन का जो कोलंबस था उसके द्वारा भारत की खोज प्रारंभ करने के क्रम में अमेरिका की खोज की, यानी कि भारत खोजने आया था और अमेरिका खोजकर चला गया। बाद में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। हम जो बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस के बारे में स्पेन और पुर्तगाल दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन स्पेन का माना जाता है कि कोलंबस स्पेन का था। बाद में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम प्रारंभ हो गया। रीजन क्या था कि जहाजरानी एवं नौपरवाहन का विकास हो चुका था यूरोप में 15वीं शताब्दी में, और बहुत बढ़िया उनके पास दिशा सूचक यंत्र थे, अच्छे क्वालिटी के जहाज थे। पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापारियों को भी समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया ताकि समुद्री व्यापार को नई दिशा प्रदान की जा सके।
इस प्रकार नौ परवान यानी कि पानी जल परवान के विकास ने भी पूर्वी देशों के साथ यूरोपीय देशों के समुद्री संपर्क को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। तो पुर्तगालियों के भारत आगमन के उद्देश्य क्या थे? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना है और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और इसके साथ साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना था, ना कि भारत पे राज करना। ठीक है, ये 3 में से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी कि अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करो, मसालों के प्रभाव पर एकाधिकार स्थापित करो और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करो। बस उनको राजवाज नहीं करना था पुर्तगालियों को। तत्कालीन राजकुमार मैनुअल प्रथम के आह्वान पर पुर्तगाली व्यापारी एवं नाविक जो थे वास्को डी गामा, उसके द्वारा मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी कौन? अब्दुल मजीद की सहायता से केप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी कि अफ्रीका के पास का जो क्षेत्र है, कालीकट तट पर पहुंचता है। कहां पर? कथाग डाबू नामक स्थान पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि केप ऑफ गुड होप की खोज पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो दियाज के द्वारा की गई थी। ये यहां पर देखिए, ये मेडागास्कर है, ये केप ऑफ गुड होप आपको दिख रहा होगा। अटलांटिक ओशन करते हुए यहां से होता हुआ वो पहुंचता है कालीकट, कोचीन, ये कैनोर, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है और यहां से ये वापस लौट गया। ठीक है, ये पुर्तगाल लिस्बन। कालीकट का राजा कौन था उस समय? जैमरेन। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन भारत में जो पहले से विद्वान अरब व्यापारी थे उसके द्वारा जैमरेन के इस कदम का बृहद स्तर पर विरोध किया गया। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटता है तो वो भारत से मसालों को लेकर पूछ लिया गया डायरेक्ट कितने गुना अधिक मूल्य पर बेचा था, तो 60 गुना अधिक मूल्य पर इसको बेच दिया और इसे देखकर अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी भारत आगमन के लिए आकर्षित हो गए। इसी क्रम में 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था, इंपॉर्टेंट है। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और इस प्रकार पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम शुरू हो जाता है, यानी कि आना जाना लगा रहता है, उनके रोज का आना जाना था भाई। फलस्वरूप 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में, इंपॉर्टेंट है, कहां पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने स्थापित करी? सीधी बात है यार, तो कोचीन में ही करेंगे। अपनी व्यापारिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। पूछ लेते हैं ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित हुई, बस इतना ही तो याद रखना है। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दीव पर अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही अल्मेडा ने हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को अपनाया। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये दे देंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते हैं पुर्तगाली। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है आप आगे जानेंगे। अल्मेडा की दूरदृष्टि ही थी कि उसने भारतीय शासकों के विपरीत समुद्री व्यापार के महत्व को समझा। देखिए, भारत में जो मुगल कालीन सत्ता थी वो ज़्यादा व्यापार पे, समुद्री व्यापार पर ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ देश में व्यापार को ध्यान देते थे। अगर सोचिए, भारत के पास उस समय व्यापार हो रहा होता विदेशों से और पूरा अधिकार मुगलों के पास था ही, तो मुगल कितना प्रॉफिट कमा सकते थे यूरोपीय देशों में ट्रेड करते हुए। इस प्रकार पुर्तगालियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में शांतिपूर्वक व्यापार करना और भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, बस। ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है, समुद्री क्षेत्रों में पुर्तगालियों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब पुर्तगाली कंपनी ने भारत और यूरोप के मध्य होने वाले समस्त समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की रणनीति बनाई, यानी कि जो कुछ है सब अपन करेंगे अपनी मर्जी के बिना। यहाँ पर एक जहाज, जिसको कहते पत्ता भी नहीं हिलता, उनको कहते जहाज भी नहीं हिलता, हमसे परमिट लो, हमको टैक्स दो, तब आगे बढ़ो। इसके बाद बात करें
अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। 1509 में भारत आए पुर्तगाली गवर्नर बन के, और अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है सन 1509। अल्बुकर्क ने जहां एक और पुर्तगाली शक्ति को भारत में बढ़ाया, वहीं भारत और पुर्तगाली संबंधों की आधारशिला भी निर्मित की। कैसे? अल्बुकर्क ने भारतीयों को भी पुर्तगाली सेना पर छोटे पदों पर भर्ती किया, बड़े पदों पर नहीं लेकिन छोटे पदों पर, क्योंकि दिल भी तो जीतना है। देखा जैसे होता क्या है ना, जैसे अमीर आदमी होता है दूसरों को लूटता है, तो गरीबों के लिए थोड़ा खाना ना कंबल अम्बल बांट देता है, वही वाला सिस्टम इसने भी कर दिया। निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाहित करने हेतु प्रेरित किया, यानी कि वो जो उनसे निम्न वर्ग के पुर्तगाली व्यापारियों के साथ साथ भी तो बाकी लोग आते थे, तो उनसे कहा कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, ताकि भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाई जा सकें और भारतीय लोगों का सपोर्ट प्राप्त किया जा सके और सुगमतापूर्वक व्यापार किया जा सके। और अल्बुकर्क ने कोचीन के क्षेत्र में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने आदिल शाह यूसुफ से सैन्य सहायता के माध्यम से गोवा जीत लिया। किससे? आदिल शाह यूसुफ से। किसने? अल्बुकर्क ने। इसके अलावा अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र मलक्का तथा हरमुज समुद्री क्षेत्र पर भी 1515 में नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि पूरा समुद्री मार्ग पुर्तगाली अपने कंट्रोल में ले रहे थे। ठीक है, ये आपको स्टेट ऑफ मलक्का दिख जाएगी यहाँ पर, ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में, और हरमुज ऊपर दिख जाएगी अरब के पास, बाबल मंडेब के ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नीनो डे कुन्हा। अल्बुकर्क के बाद कुन्हा आते हैं भारत में, जो पुर्तगाली थे। 1529 में गवर्नर बन के आए, और कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचीन को गोवा स्थानांतरित कर दिया। नीनो डे कुन्हा नाम से एकदम बोले भाई गोवा चलते हैं। उनका भी प्लान था गोवा जाने का, तो वो कोचीन से गोवा चले गए। कौन? नीनो डे कुन्हा। कुन्हा ने सैंथोम जो कि मद्रास, हुगली यानी कि बंगाल, और दीव जो कि काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर दी। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो भारत में पुर्तगालियों की फैक्ट्रियों की स्थापना देख लीजिए। 1503 में कोचीन, 1505 में कन्नूर, 1510 में गोवा, 1534 में चटगांव और सतगांव, 1535 में दीव, और 1559 में दमन में स्थापना करी। फैक्ट की बात करें, अब बात करते हैं कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति। इंपॉर्टेंट है कार्टज आर्मेडा कॉन्वॉय मेथड। तो पुर्तगालियों ने जब भारत के तटवर्ती क्षेत्रों सहित हिंद महासागर में स्थित स्थिति अपनी मजबूत कर ली, तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का अनुसरण किया। इसमें होता क्या है? इस पद्धति को औपचारिक रूप से कब और किस गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया, इसका उल्लेख कहीं पे इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन इस पद्धति के तहत होता क्या है कि पुर्तगालियों ने भारतीय तथा अरब व्यापारियों के समुद्री जहाजों को बिना परमिट यानी कि कार्ड्स के अरब सागर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी, यानी कि बिना पुर्तगालियों के परमिट के भारतीय और अरबी जहाज वहां से समुद्री क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र से नहीं निकलेंगे। यही पद्धति कहलाती है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ठीक है, इसके अलावा जिन जहाजों को परमिट दे भी दिया जाता था, उन्हें गोला बारूद और काली मिर्च को ले जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि ये सब पुर्तगाली अपने अंडर में रखना चाहते थे कि गोला बारूद और काली मिर्च ले जाएगा तो सिर्फ पुर्तगाली जहाज ही ले जाएंगे, भारतीय और अरब जहाज नहीं ले जाएंगे। इस परमिट को प्रदान करने के प्रतिफल में पुर्तगालियों द्वारा जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया जाता था, यानी कि उनसे कहा जाता था कि अगर आप हमें परमिट देंगे तो हम आपके जहाज़ों की सुरक्षा समुद्री लुटेरों से भी करेंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन उधर भी, मतलब सॉरी कैरेबियन ही, इंडियन ओशन भी चलते होंगे और पैसिफिक ओशन चलते होंगे, उनसे बचाने के लिए पुर्तगालियों ने उनको सुरक्षा का वादा किया। इस पद्धति के माध्यम से न केवल पुर्तगालियों की समुद्री क्षेत्रों में औपचारिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई, बल्कि गोला बारूद एवं काली मिर्च पर प्रतिबंध लगाने से व्यापारिक एवं सामरिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट थी। यह परमिट प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि स्वयं मुगल सम्राट अकबर के जहाजों को भी अरब सागर में प्रवेश करने के लिए पुर्तगालियों के परमिट की आवश्यकता होती थी। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की जो सफलता रही भारत में, उसके प्रमुख कारण क्या रहे कि पुर्तगाली शासन द्वारा
सहयोग और समर्थन उनको दिया गया। नौसेना की उनकी बहुत उन्नत किस्म की थी, उनके गवर्नर कुशल एवं योग्य थे और वो तटवर्ती क्षेत्रों यानी कि समुद्र के किनारे क्षेत्रों पर नियंत्रण को प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते थे और भारतीय शासक आयोग और अदूरदर्शी थे। अब बात करें कि जब सफल होते तो उनके ही शासन चलता रहता, फिर वो असफल क्यों हो गए? तो पुर्तगालियों के भारत में असफलता के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय जनता के प्रति वो असहिष्णु थे, यानी कि उनका मुख्य मतलब कार्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना, और जो ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे उनके प्रति वो असहिष्णु थे। पुर्तगालियों द्वारा उसी समय नए उपनिवेश यानी कि ब्राजील की खोज कर ली गई थी, तो उनका फोकस अब ब्राजील पर हो गया था। वो खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में थी और इसके अलावा अन्य यूरोपीय कंपनियां भी अब भारत की ओर आ रही थी, तो उनसे भी उनका प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसके बाद वो भारत से प्राप्त लाभ का पुनः निवेश नहीं करते थे और होता क्या था कि पुर्तगाल में सोने चांदी और तांबे की आपूर्ति में कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसके वो भारत से जब व्यापार करते थे तो सोने चांदी और तांबे के माध्यम से करते थे, जो पुर्तगाल से वो लाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली या भारत से प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इस हेतु पुर्तगाली स्वयं अपने देश से सोना चांदी और तांबा लाते थे। कालांतर में पुर्तगालियों की यह नीति उनकी भारत में असफलता का प्रमुख कारण बनती है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका भी खराब हो चुका था, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों की भारत के देन के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रसार पहली बार पुर्तगालियों ने ही किया और भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले पहले पुर्तगाली ही थे। इसके अलावा पुर्तगाली क्या लाए? तंबाकू लाए, गन्ना लाए, अनानास लाए, पपीता लाए, आलू लाए और मक्के की कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। गोवा, दमन एवं दीव जैसे क्षेत्रों में आकर्षक चर्चों का भी निर्माण किया और 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा उन्होंने समुद्री व्यापार का महत्व भारतीयों को समझा दिया था और समुद्र जहाज निर्माण कला फिर से पुर्तगालियों ने भारत को बता दी थी। उससे पहले चोल काल में ये विकसित थी। भारत में गोथिक या विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास भी पुर्तगालियों के समय में हुआ। अगर किसी को नहीं पता कि ये गोथिक विक्टोरियन कला क्या है तो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए जाके। अब बात करते हैं कुछ और। तो गोथिक विक्टोरियन स्थापत्य कला क्या होती है? इसमें ऊंची तिकोनी इमारतें होती हैं, पतले नुकीले में एक से अधिक शिखर बने होते हैं। शिखर मतलब होता है बिल्डिंग के ऊपर जो कई तरह के जैसे मंदिर में बने होते हैं ऊपर गुंबद जैसे, या नुकीले लंबे। और इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी। इसकी उदाहरण ये पूछा जाता है। और इमारतों के निर्माण में पहली बार स्टील और लोहे का प्रयोग होता था और जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पर आधारित थे। ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से बना दिया। उल्लेखनीय है कि औपचारिक रूप से गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली सरकार के अधीन रहे थे, आपको पता होगा क्रम में। और 1961 में 12वें संविधान पॉलिटी आ गई थोड़ी सी, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए औपचारिक रूप से भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। कब? 1961 में। कौन से संविधान संशोधन? 12वें संविधान। और इसके बाद 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अब बात करें पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच। तो भारत में डचों के आगमन की बात कर लेते हैं। तो डच मूलतः किसे कहते थे? जो नीदरलैंड एवं हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे। और पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आने के क्रम में दूसरा स्थान किसका था? डचों का था। तो पुर्तगालियों के आगमन के लगभग 100 वर्ष बाद डच पहली बार भारत में 1595 ईस्वी में व्यापारिक दृष्टि से आए। और इसका प्रमुख कारण यह था कि वो लेट क्यों हो गए कि डचों ने इससे पहले इंडोनेशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी थी और इंडिया पर नहीं, इंडोनेशिया पर उनका फोकस था। और 1595 में डचों का भारत में प्रथम दल किसके नेतृत्व में भारत आया? कार्नेलियस हाउटमैन। इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी उसने भारत में 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। कब? 1605 में। और किसकी स्थापना करी? कहां पे? मछलीपट्टनम में। तो डच आते ही मछली पकड़ने चले आए। ठीक है, याद रखना है। मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। ऐसे याद रखो, सेकंड नंबर पाई तो 1602।
इस डच व्यापारिक कंपनी का मूल नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था, जो कि छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों की एक इंटीग्रेटेड मॉडल था, यानी कि एकीकरण था। डचों के संदर्भ में कोई उल्लेखनीय घटनाक्रम भारतीय इतिहास के प्रसंग में प्राप्त नहीं होता। उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं किया, सिर्फ बिजनेस करने आए थे। और डचों के आगमन से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि डचों के भारत में आगमन से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों के मसालों के व्यापार के विपरीत सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी थी। यानी कि पुर्तगाली मसालों पर फोकस कर रहे थे और डच सूती वस्त्रों पर। 1758 में इंपॉर्टेंट है, बंगाल के बेदरा या बेडरा युद्ध में डच कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो जाती है और इस प्रकार भारत में डचों का व्यापारिक क्रम समाप्त हो जाता है। इसके अलावा डच कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था। शेयरधारकों की अधिकता होने के कारण आपस में समन्वय का अभाव था और उनका फोकस मेनली इंडोनेशिया पर अभी भी था, इसलिए भारत में डच असफल हो गए। अब बात करेंगे भारत में अंग्रेजों के आगमन की। तो अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।